नमस्कार साथियों, इंटरव्यू की इस कड़ी में आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय सुल्तान सिंह जी हैं। आप शराबबंदी को लेकर के पूरे देश में बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही मुखर हैं। तो आइए हम समझते हैं कि भारत के गरीबों पर, विशेषकर मजदूरों पर, जिसके जिसके लिए यूपीएलएफ यूनिवर्सल प्राउटिस्ट लेबर फेडरेशन पिछले 60 सालों से अधिक समय से सक्रिय है, तो क्या असर पड़ता है इस वर्ग पे, गरीबों पर। तो माननीय सुल्तान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपीएलएफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और थोड़ा सा आप अपने अनुभव से ये बताएं कि जो ये शराबबंदी का जो आप काम कर रहे हैं पूरे देश में, ये विचार कैसे आया आपके दिमाग में, क्यों शराबबंदी होना चाहिए। ये शराबबंदी के लिए उसके पहले हम और सामाजिक समस्याओं को लेकर काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक घटना रेलवे स्टेशन इटावा पर मैंने देखा कि एक रिक्शा चालक की पत्नी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए और वो स्टेशन ट्रैक की तरफ दौड़ रही थी और उधर से ट्रेन आने वाली थी। तो दो दो लड़कों ने, नौजवानों ने उसे पकड़ लिया और जब उससे पूछा, बहन तुम क्यों अपनी जान देना चाहती हो, क्यों मरना चाहती हो, तो वो रो रो के कहती है, रिक्शा चालक की पत्नी, कि भाई साहब मेरा आदमी मजदूरी करता है, दिन भर रिक्शा चलाता है और शाम को जो पैसे मिलते हैं वो दारू पी जाता है और मेरा बच्चा 4 दिन से बुखार में तड़प रहा है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं और घर में भी कुछ खाने पीने को नहीं है, इसलिए मैं ज़िंदा रहकर क्या करूं। उस घटना का मेरे ऊपर इतना असर पड़ा और बाकी मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर और दूसरे मुद्दों पर, सामाजिक तमाम समस्याओं के मुद्दों पर रेल आंदोलन करते थे और तमाम समस्याओं पर आंदोलन करते थे। तो सभी जगह से ध्यान हटाकर मैंने सोचा कि ये एक रिक्शा चालक की पत्नी के जीवन का सवाल नहीं है। इस देश में लाखों लाख जो मेहनत और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से इस नशे के गिरफ्त इसमें में आ गई बर्बाद है। हो रही है। आपने बहुत सही कहा कि ये सिर्फ एक रिक्शा चालक के दुर्व्यवस्था की बात नहीं है, वरन देश के करोड़ों लोगों के जो रिक्शा चालक हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, कोमचे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, सभी लोग इसी हालत के शिकार हैं। तो जब आपने ये शराबबंदी का प्रयास शुरू किया, तो आपने अपने मिशन में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की मुहिम चलाई होगी। शुरुआत के दिनों में कार्यकर्ता बहुत आसानी से मिलते थे या बहुत मुश्किल से मिलते थे, थोड़ा संक्षेप में उसके बारे में बताइए। तो शराबबंदी के लिए कार्यकर्ता और ख़ास तौर से सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का इस समय बहुत अकाल सा पैदा हो गया है, क्योंकि अब ऐसा पैसे का दौर चला है कि हर आदमी ये सोचता है कि कोई काम तब करें जब उसको कुछ मिले, बगैर पैसा लिए कोई आदमी काम नहीं करना चाहता। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में शराबबंदी के काम में बहुत मुश्किल से साथी मिलते हैं। हम लोगों ने जब एटा ज़िले के अलीगंज क्षेत्र में 50 लोग मजदूर जहरीली दारू पीकर मर गए थे सामूहिक ये रूप ये से। ये किस ईस्वी की बात है। ये 2016 2016 की बात। जुलाई 2016 में एटा ज़िले के अलीगंज क्षेत्र में लगभग 50 मजदूर, अच्छा 50 के 50 मजदूर ही थे। 25 मजदूर गरीब थे मजदूर ही और थे वो बेचारे। वो जहरीली दारू पीकर मरे थे। तो उस तब से इस आंदोलन को हम लोगों ने इसको मुख्य मुद्दा बनाया और ये देखा कि सरकारें किस तरह से राजस्व के लालच में जगह जगह दारू के ठेके खोल रही हैं और ये शराब के ठेकों पर जो मौतें होती हैं, जितनी जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं पूरे प्रदेश में और देश में, उसमें सबसे अधिक सरकारी शराब के ठेकों पर ही दारू पीकर क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है कि प्रदेश में और देश में शराब माफिया अपनी नंबर 2 का, जिसमें कोई लागत नहीं आता, वो घटिया जहरीला पदार्थ मिलाकर, नशीला पदार्थ मिलाकर
राजनीतिक संरक्षण में बाकायदा जो है ये सरकारी शराब के ठेकों तक दारू को पहुंचाते हैं, और इसमें आबकारी अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, सारे। ये तो आप बड़ी खतरनाक बात बता रहे हैं कि नकली शराब लोग बनाते हैं, चाहे वो शराब माफिया हों या दूसरे लोग हों। तो जब आपने इस मुद्दे पे काम करना शुरू किया तो क्या आपके जीवन को लेके कोई धमकी या कोई इस तरह का कोई थ्रेटनिंग किसी माफिया से, किसी अंडरवर्ल्ड से या किसी सरकारी अधिकारी से आया? तो आया था क्या? और फिर आपने उसके प्रोटेक्शन में फिर क्या किया था? अभी तक तो इस तरह का इसलिए नहीं आया कि उनको शायद ये महसूस नहीं हो रहा है कि आपसे उन्हें कोई खतरा हाँ, है? कोई खतरा है। अच्छा, क्यों? ठीक है। जब तक कोई जी जन जी आंदोलन जी बनेगा जी, किसी समय, तब ये आ सकता तब है। उनको एक चीज़ लगेगा। और बताएं कि इतना समय हो गया आपको शराबबंदी पे काम करते हुए, आपने शराब पीने वाले जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, नौकर का काम करते हैं या बहुत निचले स्तर पे श्रमिक का काम करते हैं, संगठित तरीके से, असंगठित तरीके से, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, खोमचे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, तो इनके जीवन में आपने क्या परिवर्तन देखा? निश्चित तौर पर हजारों लोगों ने छोड़ा भी होगा आपकी प्रेरणा से, तो उनके जीवन में किस तरह की जो है बदलाव आया है? हाँ, ये बात तो है आपकी, सही है, लेकिन छोड़ने वाली संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो इसका आदी हो जाता है, ख़ास तौर से मजदूर तबका, वो कहता ज़रूर है कि हाँ हमने छोड़ दिया, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, और वो चोरी छिपे बगैर उसके फैमिली के मेंबर भी नहीं जान पाते, और वो दारू पीता है और पूरे परिवार को, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता, पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद। जी, तो सुल्तान सिंह जी, ऐसा आपको नहीं लगता कि आपके मिशन के 2 भाग होने चाहिए? एक भाग में एक प्रयास ये होना चाहिए कि आप सरकार और तमाम विभागों को इस बात का परसुएशन कीजिए कि आप शराब मत बिकवाइए या बहुत कम बिकवाइए, लेकिन दूसरा प्रयास ये भी होना चाहिए कि जो पीने वाला व्यक्ति है उसको भी पीने से रोकिए। कहा जाता है कि अगर मैं नहीं पीऊँगा तो दुकानदार मुझे ज़बरदस्ती तो पिलाएगा नहीं। तो उस ओर मतलब क्या आपकी सहमति है इस बात पे कि आपकी कोशिश ये दो तरफ़ा होनी तो चाहिए? वैसे आप सही कह रहे हैं। हम 2 तरह के कार्यक्रम हमारे संगठन के लोग, हमारे साथी कार्यकर्ता चला रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जन जागरण का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पर शराब के ठेके दलित बस्ती में, स्कूलों के पास, मंदिर मस्जिद के पास, और कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ आबकारी विभाग ने उसको निषिद्ध किया हुआ है, वहाँ पर जी, हटाने के- विद्यालय से 100-200 मीटर, जी, 300 जी, मीटर में वहाँ पर तमाम भी- धार्मिक जगहों पे जी, जी, वहाँ तमाम पर जगहों हम पे। उसके हटाने के लिए एक चीज़ और बताएं सर, टिकट ये नहीं कर- क्या आपकी सहमति इस बात से है कि समाज के जो मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता, लेकिन समाज में एक धारणा है कि दलितों की जो बस्ती है, गरीबों की जो बस्ती है, मछुआरों की जो बस्ती है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमाम तटीय क्षेत्रों में, काऊ बेल्ट मतलब जो हमारा जो मेन पार्ट है इंडिया का, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमाम एरिया, यहाँ पे जो दलितों की बस्ती है और गरीबों की बस्ती है, क्या ऐसा है कि शहर के अमीर और संभ्रांत एरिया में दारू के ठेके कम होते हैं और गरीब और जे कॉलोनीज में ज़्यादा ठेके होते हैं? ऐसा है क्या? ये अब तो इस दारू का बड़ा विचित्र तरह का खेल चल रहा है। एक तो ये जगह जगह जहाँ हम पहले लोग निकलते थे बाज़ारों में, तो कढ़ाओं में उबलता हुआ दूध मिलता था, और लोग बड़े प्रेम से शाम को दूध पिया करते थे। लखनऊ जैसे शहर में हम लोगों को अब कहीं बिरले ही मोहल्लों में, कॉलोनियों में दूध के दर्शन होते हैं। जगह जगह देसी, विदेशी, ठंडी बियर, इस तरह के नाम से दारू का प्रचार चल रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझ रहा हूँ कि समाज के जो जागरूक संभ्रांत नागरिक हैं, हम सब लोग, सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार पर हम लोग तो को- क्या मैं आपकी बात से ये अर्थ निकाल सकता हूँ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, हमारे देश की बड़ी कंपनियाँ, सरकार और पूंजीपति वर्ग और मुनाफाखोर कमाने वाला वर्ग, इन सभी के सुनियोजित तरीके से, प्रचार तंत्र से, आकर्षक प्रचार से, प्रचार में लड़कियों को दिखाकर, कम कपड़े में दिखा के शराब का सेवन
का आदी बनाया जा रहा है इस देश के गरीबों को, मजदूरों को और नीचे तबके के ये लोगों तो को? आप मान ही लीजिए कि पूंजीवाद का ये सबसे बड़ा घिनौना चरित्र है। वो चाहता है, क्योंकि है तो जैसा कि साम्यवाद और पूंजीवाद, जब साम्यवाद और पूंजीवाद में तुलना की बात होगी तो हम लोग पूंजीवाद की अपेक्षा साम्यवाद को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो गरीब तबके के लिए, जो बेचारे फटे हाल हैं, मेहनत मजदूरी करके परिवार चला, उनके लिए लड़ते हैं। लेकिन जो पूंजीवादी सोच है वो इतना अमानवीय है कि इस सोच में इंसानियत और मानवता खत्म हो जाती है। आदमी अपने कुत्तों को बिस्कुट खिलाता है, कुत्तों को अपनी कारों में साथ में बिठा के यात्रा करता है, लेकिन मजदूर की तरफ वो बड़ी हेय दृष्टि से देखता है। एक जिंदा इंसान है जिसको महात्मा गांधी जी ने उसको कहा था दरिद्र नारायण की, जिसको संज्ञा दी थी, आज उसके प्रति सोच पूंजीवाद में बिल्कुल बदल गया है। वो पशु और कीड़े मकोड़ों जैसा उनको समझ रहा है। इसलिए समाज को जगना होगा और समाज में ऐसी प्रतिनिधि और सरकार में जाएं, या सरकार ऐसी बने जो निश्चित रूप से उनके मजदूरों के हक में पूरे शराब पर बैन लगाए, शराब के ठेके बंद कराए, तभी जाके मजदूरों का भला। जी, क्या ऐसा मानते हैं आप कि मजदूरों की पत्नियां, मजदूरों के घर की महिलाएं या जो लोग भी शराब पीते हैं उसका जो सर्वाधिक जो दुष्परिणाम है वो उस घर की महिलाओं पे जो है असर करता है? जी हाँ, तो क्या आप अपने मिशन में महिलाओं को भी साथ जोड़ते हैं, उनको भी साथ जी लेके हाँ, चलते हैं? जी हाँ। अच्छा, हमारे उनको भी जोड़ते हैं। मिशन जी। में हम लोगों ने कानपुर में कई बार धरना और प्रदर्शन किए। उसमें वहाँ की शराबबंदी महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुभाषिनी चतुर्वेदी, जिसके साथ में सैकड़ों महिलाएं कानपुर में काम करती हैं, इसी तरह से लखनऊ में भी और जगह जगह प्रयास है कि हमारे इस शराबबंदी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी उतना ही नैतिक दबाव हमारी सरकारों को पड़ेगा और सरकारें शराबबंदी का कानून चलिए, बनाने बहुत का बढ़िया है सर। मैं इस इंटरव्यू का समापन अपने अंतिम सवाल से करूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि यूपीएलएफ यूनिवर्सल प्राउडिस्ट लेबर फेडरेशन, जी जो प्राउड के विचारधारा के अंतर्गत विश्व के सभी मजदूरों के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए समर्पित है और पिछले 60 सालों से काम कर रहा है। तो इस संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, इस संगठन के मजदूरों के लिए शराबबंदी के विषय पर और बाकी अन्य विषयों पे आप अपना कोई संदेश देना चाहें तो जरूर दें। तो यही कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जितने भी संगठन हैं जो श्रमिक संगठनों के लिए हित में काम करते हैं, उन सारे लोगों का ये दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि वो सारे लोग मिलकर के शराबबंदी के आंदोलन में बढ़कर भाग लें, और ताकि किस तरह से बिहार में जो शराबबंदी का कानून वहाँ की नीतीश सरकार ने बनाया, वो ऐसे नहीं बनाया। उसमें लाखों लाख हमारी मजदूरों की पत्नियों ने, महिलाओं ने दबाव बनाया और कहा कि आपको वोट तभी करेंगे जब आप शराबबंदी का कानून बनाओगे। बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक विनती करूंगा यूपीएलएफ के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनरल होने के नाते कि यूपीएलएफ के मिशन को आप समझ चुके हैं, ये देश के मजदूरों के लिए काम करता है। तो इस संगठन को आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप इस संगठन को आप उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में ले जाइए और इस संगठन से में सक्रिय लोगों को आप जोड़िए। वकील हों, महिलाएं हों, गृहिणी हों, दुकानदार हों, सामाजिक सोच रखने वाले लोग हों। और इसी विनती के साथ में आज का ये इंटरव्यू मैं समाप्त करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हाँ।